एवरीवन, here I'm back from the video lecture और आज हम डिस्कस करना है फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंजरी। ठीक है, लास्ट टॉपिक्स में हमने फ्लेक्सिबिलिटी कुछ डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि आरओएम, जिसको रेंज ऑफ मोशन हम कहते हैं, बेसिकली जब हम उसको एक नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन को अचीव कर लेते हैं तो वो बेसिकली हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। ठीक है, सो फ्लेक्सिबिलिटी जितनी अच्छी हो उतना अच्छा है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, एक बहुत बड़ा गैप है जिसको हमने देखना है। रिस्क ऑफ इंजरी ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जब आप क्या करते हो, जब आप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम कर देते हो, बहुत ज्यादा कर देते हो, या आपकी दोनों साइड्स की बॉडी की साइड्स की फ्लेक्सिबिलिटी खराब हो जाती है या इम्बैलेंस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, डोमिनेंट हैंड पे काम कर रहे हो, डोमिनेंट हैंड फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी है पर नॉन डोमिनेंट इतना अच्छा नहीं है, या नॉन डोमिनेंट लेग इतनी अच्छी नहीं है, तो इसके पीछे आपको बहुत ज्यादा चीजों को गौर देना होता है। ठीक है, सो फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली हमें कहलाई जाती है कि फ्लेक्सिबिलिटी इटसेल्फ हमारे पास रिस्क ऑफ इंजरी को रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी को एक ऐसी रेंज में होना चाहिए जिसमें रिस्क ऑफ इंजरी जो है हमारे पास रिड्यूस हो, बड़े नहीं। ठीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, सो मेजरली हम यहाँ पे जो बात करें वो ये है कि ना बहुत ज्यादा हो, किसी भी चीज की ज्यादा, किसी भी चीज की कमी हमारे पास बॉडी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपकी दो बॉडीज को बीच में हाफ में डिवाइड कर दिया जाता है और लेफ्ट साइड की और राइट साइड की डिफरेंट होता है या इम्बैलेंस हो जाती है आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी, उस केस में भी हमारे पास काफी इश्यूज आते हैं। सबसे पहली चीज देखते हैं हमारे पास क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी अगर हमारे पास लिमिट हो जाती है जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी, वो हमें डिजायरेबल नहीं है। ठीक है, वो एक अनडिजायरेबल सी चीज है कि अगर हमारे पास लिमिट होती है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत स्वेयर लेवल पे। ठीक है, इसके मतलब ये है कि अब लिमिट होगी हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी, या प्रॉपरली हम कोई चीज मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सक रहे। इसमें मेजरली बात ये होती है कि अगर आप मूवमेंट प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर सकते और टिश्यूज और मसल्स ऑलरेडी टाइट है, ठीक है, टिश्यूज और मसल्स क्या है, ऑलरेडी टाइट है हमारे पास, तो यहाँ पे रप्चरिंग और टेयरिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन से आप ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, आप ऑलरेडी पहले आपने ये चेक ही नहीं किया कि टिश्यूज और मसल्स जो थे वो टाइट थे, आपने उसकी रेंजेस पे काम करना शुरू कर दिया, और रेंजेस इट सेल्फ आर ऑन लाइक जॉइंट पे आपने काम किया ना, मसल्स पे तो आपने काम ही नहीं किया। तो मसल्स टाइट थे, जॉइंट पे काम करना शुरू किया, तो इसमें टेयरिंग और चांसेस, रप्चरिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप रेंज ऑफ मोशन पे काम नहीं करते। ठीक है, आपने बहुत मैनेजेबल तरीके से करना होता है कि पहले आपने टाइटनेस कम करनी है, जिसमें स्ट्रेचिंग के प्रोसीजर्स आते हैं, आप मायोफेशियल रिलीज देते हो पेशेंट को, अगर कोई ट्रिगर पॉइंट्स है उनको रिलीज करते हो। ठीक है, सो मेजरली आपके पास जो चीज आती है वो क्या आती है कि आपने पहले टाइटनेस को कम करना है, फिर आपने नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज कराना है पेशेंट में। ठीक है, सो फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कराने के लिए जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली जॉइंट के ऊपर काम करना शुरू कर दो। तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि अगर जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा लिमिट है तो आपने पहले क्या चेक करना है, टिश्यूज और मसल्स को, डायरेक्टली जॉइंट पे नहीं जाना, टिश्यूज मसल्स पहले चेक करने हैं। अगर वहां पे कोई इश्यू है तो आपने वहां पे पहले काम करना है, ना कि डायरेक्टली आरओएम्स को इंक्रीज करना शुरू कर दो और वहां पे आपको पता चले कि कोई मसल रप्चर हो गया या कोई लिगामेंट रप्चर हो गया, कोई टिश्यू रप्चर हो गया। सो आपने बहुत ज्यादा सिंक्रोनाइज तरीके से काम करना होता है। ठीक है, टाइट लिगामेंट्स एंड मसल्स वर फाउंड टू बी रिलेटेड टू, बेसिकली हमारे पास जब टाइट मसल्स या लिगामेंट्स होते हैं ना, तो यहाँ पे मसल और टाइट लिगामेंट की इंजरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है मेल्स में फीमेल्स के कंपैरिजन। ठीक है, मेल्स में ज्यादा होने की मेजर वजह ये होती है कि मेल्स के जो मसल्स होते हैं ना लोअर एक्सट्रीमिटी के, वो टाइट होते हैं। फीमेल्स में ना इतने ज्यादा टाइटनेस नहीं होती, समटाइम्स फ्लेक्सिबिलिटी है, समटाइम्स उनकी कॉम्पोजिशन है बॉडी की, समटाइम्स उनके हॉर्मोन्स है, एवरीथिंग कंट्रीब्यूट टू दैट। और एट द एंड फीमेल्स में जो होते हैं इंजरी के चांसेस, इसलिए फीमेल एथलीट्स में भी इंजरी के चांसेस कम होते हैं, फीमेल्स में, कॉलेज एथलीट्स में कम होते हैं एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है, सो मेल्स में आपके पास लिगामेंट्स के और मसल्स के रप्चरिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये आपने चीज याद रखनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि मेल्स और फीमेल्स में क्या क्या चीजें में किस तरह से डिस्ट्रप्शन आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि एक स्टडी ने हमें कहा कि अगर एक्सट्रीमली लूज या लैक्स जॉइंट होता है तो हमारे पास वो क्या करता है, लैक करता है स्टेबिलिटी, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड इंजरीज ज्यादा हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड क्या मतलब कि जॉइंट अपनी जगह से हट गया है। ठीक है, जॉइंट में लैक्सिटी इंक्रीज हो गई है, तो यहाँ पे अब उन्होंने कहा
जैसे फीमेल जिमनास्ट होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपको मैं एक चीज बताऊं ना, तो इसमें यह है कि अब फीमेल जिमनास्ट इस बात है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी जिनकी कम होती है, मतलब ऐसे नहीं है कि अब सिर्फ मेल्स में ही आपके पास होती है, फीमेल्स में भी दो पार्ट हो सकते हैं ना। या तो उन कुछ फीमेल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी तो वो प्रोन टू इंजरी होगी, अगर कुछ जिमनास्टिक सॉरी फीमेल जिमनास्ट की हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी तो वहां पे हमारे पास बेसिकली इंजरी जो चांसेस होंगे, इंसिडेंस होगा वो लो होगा, ठीक है। अब लूज जॉइंट की हम बात करते हैं तो लैक्सिटी की बेसिकली हमने बात की। तो एक्सट्रीमली लूज या लैक्स जॉइंट होता है ना, उसमें क्या होती है कि लैकिंग होती है स्टेबिलिटी की, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरे पास एक लूज जॉइंट ऑलरेडी है, उसमें क्या हुआ स्टेबिलिटी कम है, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड इंजरीज होगी एज कंपैरिजन के हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटेड है या टाइटनेस रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी लूज है, ठीक है। उस जॉइंट में टाइटनेस नहीं है पेशेंट को फील हो रही, वो कह रहा है मेरा जॉइंट लूज है, तो वहां पे आपने टाइटनेस पे काम करना है, वहां पे आपने मसल जब लूज हो गया, जॉइंट लूज हो गया, आपके पास मसल्स में वीकनेस आ गई, तो आपने उनको टाइट करने पे काम करना है, ना कि आपने उस पे फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना है, ठीक है। सो मेजरली आपको सिर्फ ये समझाने के लिए था कि यहाँ पे पेशेंट डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड इंजरीज में इन्वॉल्व हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड जो होती है ना आपकी इंजरीज, ये होती है डिसलोकेशन, सबलक्सेशन, जिसमें आपके पास ज्वाइंट जो है, या फिर अगर शोल्डर ज्वाइंट की बात करें तो फेमोरल हेड जो होता है आपके पास इंटीरियर या पोस्टीरियर साइड पे मूव कर जाता है। वैसे नॉर्मली आपके पास पता है वो ग्लेनॉइड फोसा के अंदर ही रहता है, लेकिन अगर इंटीरियर पोस्टीरियर कहीं मूव कर जाता है तो वहां पे क्या हो गया, बेसिकली डिसलोकेशन या सबलक्सेशन हो गया। अगर कंप्लीटली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो वो डिसलोकेशन होती है, पार्शली होते हैं तो सबलक्सेशन होती है, ठीक है। सो मेजर बात ये हो रही थी। अब उन्होंने कहा यूएस आर्मी जो है ना स्पेसिफिकली कुछ टेस्ट करती है, जिसमें उन्होंने सेट एंड रीच टेस्ट को बहुत इंपॉर्टेंट कहा है। यहाँ पे वो बेसिकली पेशेंट पर्सन को चेक कर रहे होते हैं, एक सोल्जर को सिलेक्ट करने से पहले चेक कर रहे होते हैं कि वो कितना फ्लेक्सिबल है। अगर तो वहां पे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, तब भी वहां पहले वैसे तो कम वाला तो वैसे सिलेक्ट नहीं होता ना, लेकिन मैक्सिमम अगर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है, लीस्ट और मोस्ट फ्लेक्सिबल दोनों ही यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि इन दोनों में चांसेस क्या होते हैं, इंजरी के चांसेस इंक्रीज होते हैं। अभी हमने लूजनेस की बात की ना, ये लूजनेस की बेसिकली मोस्ट फ्लेक्सिबल बात हो रही है। जब बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है वहां पे भी इंजरी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और जहां पे बहुत कम होती है वहां पे भी इंजरी के चांसेस ज्यादा हो गए। तो बेसिकली दोनों केसेस में यूएस आर्मी सिलेक्ट नहीं करती। अगर सेट और रीच टेस्ट की बात की जाए तो वो कुछ ऐसे परफॉर्म होता है, आपको मैं इमेज से दिखाती हूँ, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे परफॉर्म होता है, ठीक है। आप बेसिकली एक कोई स्टेप दे दो पेशेंट को, और आपने उसको ना बिल्कुल इस पोजीशन में लटाना है, बहुत स्टेबल पोजीशन, फ्लोर के साथ उसके बिल्कुल आपकी जो लेग है ना पूरी फ्लोर के साथ अटैच होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि पेशेंट की नीज ऊपर उठ रहे हैं तो आप उसको हैंड से स्टेबलाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर आपने क्या करना होता है, बेसिकली यहाँ पे रूलर रखना होता है जिसके ऊपर आपके पास मेजरमेंट आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपकी लेग्स बिल्कुल फुट के साथ अटैच, सॉरी फीट जो है बिल्कुल आपके पास स्टेप के साथ अटैच होगा प्रॉपरली स्ट्रेट पोजीशन में। अब आपने अपने पेशेंट को कहना है कि आपने फॉरवर्ड मूव करना है, वहां तक अपने हाथ को लेके जाना है जहां तक आप लेके जा सकते हो। फिर आप इसमें बेसिकली मेजर कर लेते हो कि कितना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है या कितनी कम है। अगर मैं ज्यादा होगी तब भी नुकसानदेह, कम है तब भी नुकसानदेह। सो आपके पास एक मिडल रेंज आनी चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ताकि चांसेस जो होते हैं वो इंजरी के कम होते हैं। A joint with an unusually large range of motion is termed as hypermobile, ठीक है। जब आपके पास मोबिलिटी ज्यादा हो जाती है ना, तो बेसिकली उसको उस जॉइंट को हाइपरमोबाइल कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पता होनी चाहिए। हाइपरमोबाइल वो जॉइंट होता है जिसमें जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है, और हाइपर वो होता है बेसिकली जिसमें हमारे पास रेंज ऑफ मोशन ज्यादा हो जाती है, ठीक है। सो कुछ टर्म्स होती हैं जिनको आपने याद रखना होता है, और ये इनमें से एक टर्म है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइपरमोबाइल जो लेग्स जॉइंट जिसकी हम बात कर रहे थे ना कि लूज लूज से जॉइंट्स थे, वो बेसिकली हाइपरमोबाइल होते हैं, ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं। अब उन्होंने कहा कि वो सोल्जर्स जो पार्टिसिपेट करते हैं ना किसी स्ट्रेचिंग प्रोसीजर्स में, उन या जैसे स्ट्रेचिंग की हैंड्स की, तो वहां पे बेसिकली ये रिसर्च रिलेटेड है, तो उन्होंने आपको इस तरह से बता दिया कि स्ट्रेचिंग की अगर हैंड्स की तो वहां पे 12.4% लेस चांसेस होते हैं कि लोअर लिम्ब की इंजरीज नहीं होंगी, ठीक है। जो एक ओवर यूज की वजह से इंजरीज होती हैं वो नहीं होंगी एज कम्पेयर टू उन सोल्जर्स में जो स्ट्रेचिंग नहीं करते, ठीक है। सो स्ट्रेचिंग जो कर रहे हैं उनमें चांसेस कम है इंजरी के एज कम्पेयर टू जिनमें जो स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हैं प्री, ठीक है। मतलब क्या कि वो अपना जो एक उनका प्रोग्राम है, मतलब एक जो उन्होंने अपनी मिशन क्रिएट किया, या जो भी आप कहते हो कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की, उससे पहले अगर उन्होंने प्रॉपर स्ट्रेचिंग कर ली तो उनको ओवर यूज इंजरीज नहीं होंगी, ठीक है।
इसी तरह से उन्होंने कहा कि एक फीमेल कॉलेज एथलीट है, ठीक है, उसकी अगर हिप एक्सटेंशन की फ्लेक्सिबिलिटी बैलेंस हो जाती है और 15% या उससे ज्यादा, तो उसमें भी क्या है कि हमारे पास 2.6 टाइम्स चांसेस ज्यादा है कि उसमें लोअर लिम्ब की इंजरीज हो सकती है, ठीक है। ये एक आपको सिर्फ एक सिंपल सी ना कुछ दे दी गई है वैल्यूज के, आप इसको याद बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, पर आपको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि हमारे पास हिप की एक्सटेंशन फ्लेक्सिबिलिटी अगर बहुत ज्यादा हो जाती है या इम्बैलेंस हो जाती है, अगर 15% या और मोर चांसेस होते हैं, 15% या उससे ज्यादा, ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है तो नॉर्मल से, ठीक है। सो 2.6 टाइम्स हमारे पास ये है कि हमारे पास इम्बैलेंस आ रहा है ना, इम्बैलेंस का मतलब ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वहां पे 2.6 टाइम्स चांसेस है कि लोअर एक्सट्रीमिटीज की इंजरीज हो सकती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास चीज है कि हमारे पास एक डिजायरेबल अमाउंट जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी की जो होती है ना, वो डिपेंड करती है कि किस तरह की इंडिविजुअल एक्टिविटीज पे इंगेज है। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए या किसी को बहुत कम चाहिए, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैयर करते हो आप, तब फाइंड आउट करते हैं कि वो काम कैसा करता है, उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है, फिर आप कहते हो कि हाँ इसकी इतनी है और इसको इतनी जरूरत है। अगर एक नॉन एथलीट है जिसको जरूरत ही नहीं है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की, तो दैट्स ओके फाइन। अगर उसके मसल्स टाइट नहीं है, एक नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी पे हैं, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, पेशेंट को बेसिकली पर्सन को, क्लाइंट को, पेशेंट को आप बेसिकली सिर्फ ये गाइड कर सकते हो कि हाँ आपने इतनी की है, आपके लिए ये नॉर्मल है, ठीक है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी काफी अच्छी है, आपको जरूरी नहीं है कि अगर वो इतना फ्लेक्सिबल तो आपको भी उतना होना है, ठीक है। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है आप बिल्कुल नॉर्मल हो, हर चीज नॉर्मल है, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी जितनी डिजायर्ड है वो है, आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जिमनास्ट या डांसर्स होते हैं उनको ज्यादा चाहिए होती है एज कम्पेयर टू नॉन एथलीट्स, ठीक है। और क्योंकि उनको स्ट्रॉन्ग मसल्स चाहिए, टेंडन चाहिए, लिगामेंट चाहिए, ताकि वो बेसिकली परफॉर्म अच्छा कर सके और इंजरीज को अवॉइड कर सके। मेजरली उन्होंने इंजरीज को अवॉइड ही करना होता है और अच्छा परफॉर्मेंस भी चाहिए। इस तरह एथलीट्स या रनर्स जो हमारे पास होते हैं उनमें भी यही बात होती है कि उनको भी स्ट्रेचेस जो होते हैं ना बिफोर गेम्स या वो करें, तो अगर स्ट्रेचेस करते हैं गेम्स से पहले तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और इंजरीज को अवॉइड कर सकते हैं। सो मेजरली कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम इस बेसिस पे करते हैं, ठीक है। अब लार्ज या बल्कि मसल्स जो होते हैं ना वो बेसिकली जॉइंट के आरएम को ये भी इनहिबिट करते हैं। अब इसमें पता है क्या आपकी बात है, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर बल्क ज्यादा है किसी मसल का, ठीक है, तो वो भी हमारे पे जॉइंट के आरओएम को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, क्योंकि वहां पे मूवमेंट बहुत मुश्किल से होगी बल्क की वजह से इट्स, तो वहां पे भी आप काम कर सकते हो स्टेबल जॉइंट को एक बेसिकली लार्ज आरओएम की तरफ इनेबल करने के लिए। जरूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत ज्यादा काम करना है, समटाइम्स बल्क रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं जिनको आप अगर सॉर्ट आउट करते हो तो चीजें काफी हद तक हो जाती हैं सेट, ठीक है। फिर मैंने आपको बात की एथलीट्स और रनर्स वाली। सो जो कॉमनली स्ट्रेच करते हैं, एंगेज करते हैं एक्टिविटीज में, ठीक है। सो मेजरली आपके पास ये चीजें आती हैं कि आपने किस किस तरह से करना है। एथलीट्स और रनर्स करते हैं अगर स्ट्रेचिंग, जैसे प्री पार्टिसिपेशन स्ट्रेचिंग की बात कर रहे थे, तो हमें भी इंस्टेंस जो होता है ना मसल स्ट्रेन का काफी रिड्यूस हो जाता है, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, लोअर इंसिडेंस होता है कि कोई इसेंट्रिक एक्सरसाइज इंड्यूस्ड मसल्स डैमेज हो सकता है। ये मतलब इसेंट्रिक का मतलब है कि बहुत जब लेंथनिंग में मसल चला गया तो उस केस में डैमेजिंग ना आ जाए मसल में, ठीक है। सो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड जब इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है ना बेसिकली, तब उन्होंने बात की कि आपके पास मसल डैमेज ना हो। स्ट्रेचिंग का ओवरऑल उन्होंने कहा कोई खास ऐसा इफेक्ट नहीं नजर आता, लेकिन जब टाइटनेस होती है ना वहां पे काफी हद तक इफेक्ट है, ये एक रिसर्च कहती है। लेकिन हमारे यहाँ जब हम स्ट्रेचिंग देते हैं तो हमने लाइक बहुत ज्यादा इफेक्ट देखा है, और अब रिसर्चेस ये प्रूव करती हैं, क्योंकि ये पुरानी बुक्स हैं, पुरानी रिसर्चेस हैं, अब ये रिसर्चेस प्रूव करती हैं कि हाँ, रिसर्च कहती है कि स्ट्रेचिंग का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है एज लाइक प्रिवेंट करने में ओवर यूज टाइप इंजरीज और सारी चीजें, मतलब आपकी टाइटनेस को रिलीज करने में, ये सारी चीजें, ठीक है। सो बेसिकली आपके पीछे ये फिनोमेना चल रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जो चीज आ जाती है वो हम कहते हैं एज रिलेटेड, ठीक है। अब उन्होंने कहा एज रिलेटेड एक फिनोमेना बहुत ज्यादा फैला होता है कि आपकी उम्र ज्यादा हो रही है तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, पर आपने कुछ लोग देखे होंगे जिनमें नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल एक्टिव होते हैं। बेसिकली एजिंग इटसेल्फ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर रहा होता, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है। इनहेरिटेड चेंजेस आ रहे होते हैं एजिंग के साथ, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ऑस्टियोपिनिया हो रहा है, कुछ और हार्मोनल डिसबैलेंसेस हो रहे हैं, पर इट्स सेल्फ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आने चाहिए। इसलिए फ्लेक्सिबल
जितना ज्यादा पेशेंट आपका रहता है, जितनी ज्यादा देर तक, जितनी लेटर स्टेजेस तक एज की रहता है, उतनी ज्यादा उसकी ये है कि बॉडी एट द एंड ऑफ द एज वो फ्लेक्सिबल है, हेल्दी है, उसके लिए कोई ऐसे इश्यूज नहीं है। तो आपने ये चीज देखनी है कि नो चेंजेस इन फ्लेक्सिबिलिटी हैव बीन फाउंड एसोसिएटेड टू बी ग्रोथ ड्यूरिंग एडोलेसेंस। बेसिकली एडोलेसेंस की भी यही बात हो रही है। अब यहाँ पे एक बहुत मेजर चीज है ये रिसर्चेस, क्योंकि ये प्रूव करती हैं कि एजिंग का इफेक्ट होता है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी का जो इफेक्ट है वो एजिंग के इफेक्ट को बहुत ज्यादा चेंज कर देता है, अल्टर कर देता है। ठीक है, सो आपने ये चीज याद रखनी है, रिगार्डलेस ऑफ द एज ऑफ इंडिविजुअल आपके जो टाइटनेस नहीं होनी चाहिए मसल्स में। ठीक है, अगर तो आपके टाइट, मैं कहती हूँ अगर इस एज में भी, लाइक यंगर इन 20s 30s आपकी एज में भी आप लोगों के मसल्स स्ट्रेच नहीं होते, प्रॉपर टाइट है, तो इटसेल्फ दे विल एट द एंड शॉर्टन। वो इतने ज्यादा शॉर्ट होने लग जाएंगे कि वहां पे आपको फिर स्ट्रेचिंग देने से भी टाइटनेस कम नहीं हो रही होती। ठीक है, सो एट द लेटेस्ट स्टेजेस उन कंडीशन से बचने के लिए जिनमें आप पेशेंट्स को देखते हो बहुत ज्यादा टाइटनेस के साथ आपके पास पेशेंट आ रहा है, आपको स्ट्रेचिंग इसी एज से स्टार्ट करनी होती है। ठीक है, सो अर्ली एजेस में जितनी ज्यादा आप स्ट्रेचिंग अपने आप को फ्लेक्सिबल रखोगे, स्ट्रेचिंग करोगे, एक्सरसाइजेस करोगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अमंग वुमेन पॉजिटिव रिलेशनशिप हैव बीन फाउंड बिटवीन वीकली आवर्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट एंड आरओएम। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने कहा डिफरेंट तरह से। फिर उन्होंने आपको एक चीज बता दी कि अगर तो स्विमर्स और जिमनास्ट जैसे होते हैं ना, वो एक्टिव नी की एक्सटेंशन करते हैं। ठीक है, मतलब एक्टिवली परफॉर्म करते हैं। बेसिकली अगर वो एक्टिव होते हैं, ठीक है, वीकली आवर्स ऑफ पार्टिसिपेशन स्पोर्ट में जो होती है इनकी इटसेल्फ, अगर वो एक्टिव होते हैं तो उनकी नी की एक्सटेंशन भी इंक्रीज होती है। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है फ्लेक्सिबिलिटी का आपके मूवमेंट्स के साथ। ठीक है, अब जैसे जो रिक्वायरमेंट है ना उसकी बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है, अब जो आप टिश्यूज चाहते हो या जिन मसल्स की आप लेंथनिंग चाहते हो वहां पे आपको बेसिकली आरओएम इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। और ये बहुत बड़ी एग्जांपल है, जैसे स्विमर्स और जिमनास्ट में आप देखोगे कि बेसिकली हमारे पास नी की एक्सटेंशन जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप बेसिकली कॉम्पिटिटिव जिमनास्ट में देखोगे ना तो हमारे पास नी की एक्सटेंशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया, नी की एक्सटेंशन इंक्रीज हो रही थी स्विमर्स और कॉम्पिटिटिव जिमनास्ट में, और नी की फ्लेक्शन इंक्रीज हो रही थी बास्केटबॉल प्लेयर्स में। सो मेजरली हमारे पास ये चीजें हैं कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप पांव की फ्लेक्सिबिलिटी में काम करते हो तो आपके लिए काफी इफेक्टिव होता है। ठीक है, सो मेजर टारगेट आपकी यही चीजें आती हैं कि किस तरह से है, कौन सा स्ट्रेचिंग प्रोग्राम, कैसे रेगुलर स्ट्रेचिंग में पेशेंट को लाएं, कैसे मेजरली आपने एल्डरली स्टेजेस से जाने से पहले पेशेंट को आपने कहना है कि आपने रेगुलर स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज करनी है, वरना ये अवेयरनेस आपने खुद देनी है। ठीक है, ये कोई नहीं देगा, ये आपने खुद देनी है। जब आप ये खुद दोगे, आप हर पेशेंट को देखो, आप बहुत ज्यादा लेवल, बड़े लेवल पे चेंज नहीं भी ला सकते, पर आप इस लेवल पे ला सकते हो कि आपके पास जो पेशेंट आया आप उसको गाइड करो, ताकि वो आगे अपनी फैमिलीज में अपनी जगह जाके गाइड करे कि हाँ फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, एक्सरसाइज की बहुत इफेक्ट है। हाँ मैं मानती हूँ अभी भी लोग नहीं मानते इन चीजों को, फिजियोथेरेपी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है आपको चीजों को डेवलप करवाना, पर स्टिल आप गाइड कर सकते हो कि लाइक फ्लेक्सिबिलिटी को किस तरह से आप अपनी डेली लिविंग में ऐड कर सकते हो, कितनी ज्यादा स्ट्रेचिंग करोगे तो आप इम्प्रूव कर सकते हो, ये सारी चीजें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज समझते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम टेक्निक्स फॉर इंक्रीजिंग जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी को डिस्कस करेंगे जो बहुत मजे का हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।